हेलो एवरीवन, आपने इस टॉपिक से पहले जो काइनेटिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स किए थे उनसे हमने जो स्पीड यानी कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमने डिराइव की थी उसी डेरिवेशन को लेकर आज एक लास्ट पोस्टुलेट का रिलेशन करने जा रहे हैं। लास्ट पोस्टुलेट हमारा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक बार ये डेरिवेशन देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये पोस्टुलेट ऐसे क्यों बोल रहा है। देखिए बेटा, सबसे पहले काइनेटिक गैस इक्वेशन हम देखते हैं। PV इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि 1/3 हम यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम किसी गैस को किसी बंद कमरे में अगर एज्यूम करते हैं तो वो फेसेस से टकराती है, तो वो तीनों डायमेंशन में काम कर रही होती है एक्स वाई जेड। तीन डायमेंशन में काम करने के कारण जो उसका जो नेट रिलेशन या नेट मोमेंटम हमें मिलता है वो 1/3 के लिए मिलता है। अच्छा, mnc स्क्वायर, सी स्क्वायर हमने बोला था रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये हमने पीछे डिराइव भी की है। अगर इस mn को एक मोल के लिए ले लें तो ये किसके इक्वलाइज आती है बेटा? मॉलिक्यूलर मास के। तो यहाँ से मैंने रीअरेंज करके भी आपको बताया था कि ये हमें मिलेगी PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम परफेक्टली कर चुके हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कोई समस्या हमें आने वाली। नाउ अगर इस इक्वेशन फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं 2 से 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है भाई। मल्टीप्लाई भी क्या डिवाइड भी क्या, ओवरऑल 1 है। लेकिन चेंज हमें जो नजर आएगा, यहाँ पे 2/2 रखा 1 हो गया PV, यहाँ पर मैंने रखा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो डिवाइड वाले पोर्शन को मैंने अलग निकाल लिया और मल्टीप्लाई वाले पोर्शन को मैंने अलग रखा। देखिए 1/3 है, 2/2 करने से 2/3 को एक तरफ कर लिया, 1/2 को एक तरफ कर लिया, mc स्क्वायर। बेटा ये 1/2 mc स्क्वायर किसी रिलेशन में था, किसके रिलेशन में था? 1/2 mc स्क्वायर को ही हमने काइनेटिक एनर्जी कहा था, है ना। 1/2 काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। तो v यहाँ पर c यानी स्पीड c से रिप्रेजेंट हो रही है, तो इस 1/2 mc स्क्वायर की जगह पर मैं लिख सकती हूँ PV इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। इज इट ओके? ये सही है, लिख सकते हैं ऐसा इसको। अच्छा, अगर मेरे पास जो आइडियल गैस काम कर रही है वो 1 मोल के लिए काम करती है तो PV एंड RT किसके बराबर बन गया? PV इज इक्वल टू RT, 1 मोल के लिए। ठीक है, तो RT, इस PV की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ? RT, PV इक्वल्स टू RT 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो RT किसके बराबर हो गया? 2/3 काइनेटिक एनर्जी के। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लाते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो गई, अब ये जो नीचे था ये ऊपर चला गया, नीचे 3/2 RT, क्योंकि ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 3/2 RT। ये रिलेशन हमें मिल गया। ये किसका रिलेशन मिला है? काइनेटिक एनर्जी का। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। लेकिन अभी हमें ये तो नहीं पता चला ना कि ये डायरेक्टली है, जैसे कि हमारी डेफिनेशन, हमारी जो हेडिंग है वो कह रही है द रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकलेगा। अगर हमें इसका एवरेज चाहिए, एवरेज का मतलब होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए हमें कंसिस्टेंटली जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए मुझे दोनों तरफ किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर से। मैंने दोनों तरफ एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, काइनेटिक एनर्जी को भी एवोगैड्रो नंबर से, 3/2 RT को भी एवोगैड्रो नंबर से। जब मैंने डिवाइड किया तो R/Na एक कांस्टेंट है जिसका नाम है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। R/Na, R वैसे क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R/Na क्या बन गया? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इसकी जगह पर मैं K लिख सकती हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी बाई Na को मैंने एवरेज लिखा, एवरेज मैं इस निशान से बता रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 3/2 KT। K क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अगर इस इक्वेशन में 3/2 और K तीनों ही कांस्टेंट है, यानी 3/2 और K, अगर ये दोनों ही चीजें कांस्टेंट हैं तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के टेम्परेचर में क्या रिलेशन रहेगा? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, इतनी मुश्किल डेरिवेशन नहीं है। जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम योर काइनेटिक गैस इक्वेशन यू जस्ट पुट एंड यू जस्ट कैलकुलेट और डिराइव द रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलिए एक और बात यहाँ पर डील करते हैं। अगर टेम्परेचर 0 हो जाता है, इफ टेम्परेचर बिकम्स 0,
अगर टेम्परेचर 0 हो जाता है तो पार्टिकल्स की जो स्पीड है क्या वो भी 0 होगी? मोशन जो है वो क्या 0 हो जाएगा? यस ऑफ कोर्स, अगर टेम्परेचर 0 है तो उनकी मूवमेंट भी 0 हो जाएगी। ऐसा हम इस डेरिवेशन से कंक्लूड कर सकते हैं। क्यों कंक्लूड कर सकते हैं? क्यों सी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ये हमने पीछे डिराइव किया है। और बेटा सी की वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। अगर T 0 है तो C भी क्या हो जाएगा? 0, यानी कि पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी? कम, वो भी रुक जाएंगे और उनका मोशन भी क्या हो जाएगा? कम। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हम जब देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आप इसको डील कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है, इसलिए इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से राइट कर लीजिए। चलिए बेटा, यहाँ से हमने इससे पहले यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के रिलेशन से पहले हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रिलेशन किया था कि वहाँ से हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड की क्या वैल्यू निकलती है। ऐसे ही बेटा एवरेज स्पीड की वैल्यू निकलती है। एवरेज का मतलब होता है अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें उनकी स्पीड का एवरेज निकालना है। तो एवरेज स्पीड के लिए भी हमें कोई रिलेशन चाहिए, तो एवरेज स्पीड को हम जो डिनोट करेंगे वो c बार से, और उसका रिलेशन है √8RT/πm। ठीक है बेटा, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें ये रिलेशन इस्तेमाल करके ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का भी रिलेशन ऐसे ही प्रिडिक्ट आउट होगा जैसे RMS का हुआ था। ऐसे ही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझना है। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ऐसे एक कहानी सी बता रही हूँ, आप प्लीज़ उस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेटा एक रेस है, जैसे आप लोग गाड़ियों की रेस देखते हैं, जैसे फरारीज की, आप बाइक्स की या फिर गाड़ियों की रेस देखते हैं। ठीक है, तो एक रेस स्टार्ट हुई जिसमें कम से कम 50 गाड़ियाँ, 50 गाड़ियाँ जो हैं वो एक लाइन में खड़ी हैं। रेस वहाँ पर होने वाली है, हमें उनकी स्पीड को ज़्यादा मेंशन करना है, चेक करना है। ठीक है, अच्छा अब बेटा जैसे ही हमने रेस का बटन मतलब रेस का हमने स्विच ऑन किया या हमने उनको स्टार्टअप कहा तो वो स्टार्ट हो गए, वो चलने लगे। तो बेटा जैसे हमने देखा कि कुछ एक ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, कुछ एक गाड़ियों का इंजन बहुत अच्छा है, डिपेंड करता है इंजन पर। कुछ गाड़ियाँ, मतलब मैंने 50 कार बोली, मैंने 50 कार्स कहा है, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा, 50 कार्स है। तो मैंने क्या देखा, 50 कार्स में से 5 जो कार हैं वो बहुत स्पीड से निकल गई, बहुत फास्ट। आप ये मान के चलिए वो निकल गई लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल गई, यानी सिर्फ 5 कार निकली हैं, ध्यान देना। और जो बेटा 5 कार हैं वो बहुत स्लो रह गई, यानी उनकी स्पीड रह गई 90 किलोमीटर पर आवर, वो बहुत पीछे रह गई, बहुत स्लोवर चली, उनका स्टार्टअप बहुत स्लो था। 5 कार बहुत स्लो हैं, 5 कार बहुत फास्ट हैं, आपने कितनी आउट कर दी? 10। जो 40 कार्स बची, जो 40 कार्स बची, इनकी जो स्पीड थी वो ऑप्टिमम, मतलब आप यूँ समझ लीजिए एक एवरेज स्पीड से चल रहे थे। ना तो वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थे, ना वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थे, उनकी स्पीड थी 180 के लगभग, 180 किलोमीटर पर आवर। मैं मेंशन कर देती हूँ, ये 180 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। 5 कार हैं जो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही हैं, और बेटा ये 5 कार जो हैं जो 200 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट कौन है? 200 किलोमीटर। सबसे स्लोवेस्ट कौन है? 90 किलोमीटर पर आवर। और जो मीडियम एवरेज है वो कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा सबसे ज्यादा नंबर किन कारों का है ये आप बताइए। स्पीड आपके सामने है, हाईएस्ट, लोवेस्ट, मीडियम, सबसे ज्यादा नंबर किन कारों का है? तो हम क्या कहेंगे कि 180 किलोमीटर पर आवर से जो स्पीड जिन कारों की है उनका नंबर ज्यादा है। कितना है? 40 है। तो इसको यानी कि इस स्पीड को बोला जाएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी सब जिस कंफर्ट जोन में काम कर पा रहे हैं, सभी कारें जिस कंफर्ट जोन में रेस कर पा रही हैं, वो स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर। ये सबकी स्पेसिफिक स्पीड नहीं है, मतलब सबकी पसंदीदा स्पीड यही रही। ना तो कोई इतना स्लो चल पाया, ना कोई इतना फास्ट चलने में बिलीव करता है। जितने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर के मॉलिक्यूल, अब मैं गैस की टर्म में आ रही हूँ,
जितने ज़्यादा नंबर ऑफ गैस के जो मॉलिक्यूल हैं जिस स्पीड से चलना पसंद करते हैं, अगर ज़्यादा नंबर वाले एक ही स्पीड से चल रहे हैं तो हम उसी स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहेंगे। ये कर्व जो डिक्लाइंड है, ये कर्व शो करता है उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड को जिनको स्पीड बहुत स्लोअर चाहिए, बहुत कम चाहिए। ये जो स्पीड है ये उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनकी स्पीड ऑप्टिमम है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, लेकिन वहाँ नंबर ज़्यादा है। ये उन मॉलिक्यूल्स की है जिनको पर्टिकुलर हाई स्पीड चाहिए। हाई वाले और लो वाले दोनों की संख्या हमेशा कम रहेगी और जो ऑप्टिमम है उनकी संख्या हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये कर्व हमें रिलेशन देता है ऐसी स्पीड का जिसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, या ज़्यादा नंबर के मॉलिक्यूल जिस स्पीड को पसंद करते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है √2RT/m। इसको डिनोट किया गया है C स्टार से, ठीक है। तो बेटा ये सभी जो स्पीड्स हमने की हैं, RMS की हैं, हमने एवरेज स्पीड की है, हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की है, इन सब का आपस में रिलेशन है। रिलेशन क्या है देखिए, ये RMS है, ये एवरेज स्पीड है, ये मोस्ट प्रोबेबल है। इनका रिलेशन हम यहाँ रेशियो की फॉर्म में चेक करेंगे। 1 यानी कि अगर आपकी RMS 1 रेशियो में है तो 1:1.128 आपका एवरेज रहेगा और आपकी मोस्ट प्रोबेबल 1.224 की रेशियो में रहेगी। तो ये रेशियो हमें लर्न करना है, हमें इन एवरेज स्पीड्स, हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स के ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हमें लर्न करने हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब मोस्टली जिन गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैवी होते हैं, हैवी समझ रहे हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स भी हैवी होंगे, मॉलिक्यूल्स भी हैवी होंगे, है ना। पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैवी होंगे तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, ज़्यादा स्पीडली नहीं जा पाएंगे, ठीक है। सो दे वर जस्ट ट्रैवल टू अ वेरी लो डिस्टेंस। लेकिन जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, यानी कि जो हल्के होंगे, लाइट इन वेट होंगे, वो दूर तक ट्रैवल करेंगे। अगर ऐसी ही बात हमें दो गैसेस के कंपैरिजन में पूछ लेंगे कि नाइट्रोजन हैव हायर वैल्यू ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कैसा है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन के मॉलिक्यूलर मास से क्या है, कम। तो इसका मतलब इसकी जो स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, वो क्या रहेगी, ज़्यादा। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए भी देखो, मॉलिक्यूलर मास से इनवर्सली कर रहे हैं हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारे पास कोई डेरिवेशन नहीं है, हमें कोई डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करना, हमारा फोकस सिर्फ रिलेशन पे और इसके न्यूमेरिकल्स पे रहना चाहिए। सो प्लीज राइट दिस, लर्न दिस एंड अंडरस्टैंड दिस।